This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पंद्रह 16 मई 2008 की वह रात जिसने पूरे देश को हिला दिया। नोएडा के जलवायु विहार में एक घर के अंदर 2 दरवाजों वाला एक कमरा था, जहां बाहर से भी जाया जा सकता था और अंदर से भी। सुबह 6 बजे जब मेड ने घंटी बजाई तो रोज की तरह दरवाजा खोलने वाला हेमराज गायब था। दरवाजा खुला, घर में सन्नाटा था और कुछ ही पलों बाद एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको सुन्न कर दिया। 14 साल की आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी, गला कटा हुआ, चारों तरफ खून। पहला शक गया हेमराज पर, जो खुद लापता था, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश घर की छत पर मिली, ठीक उसी तरह गला कटा हुआ। आखिर उस बंद घर के अंदर उस रात हुआ क्या था, जो आज तक भारत के सबसे रहस्यमयी मर्डर केस के रूप में गूंजता है। कमरा घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें घर के बाहर से भी जाया जा सकता था, तथा उसके कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुलता था, यानी मेन दरवाजे को खोले बिना भी कोई घर के अंदर आ जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए, तो इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक की सबसे रहस्यमयी रात बनकर रह गया। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 16 मई 2008। रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल सुबह 6 बजे ही राजेश तलवार के घर काम करने के लिए आ चुकी थी। उसने रोज की तरह घर की बेल बजाई। राजेश तलवार के यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को बस 6 दिन हुए थे। अब तक जब भी वह काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजाते ही हेमराज दरवाजा खोलने आ जाता था, मगर आज भारती ने बेल बजाई तो कोई भी बाहर नहीं निकला। उसने दोबारा बेल बजाई, तब भी कोई नहीं आया। तीसरी बेल बजाने पर नूपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोला और पूछा कि हेमराज कहाँ है। भारती ने कहा, मुझे नहीं पता। नूपुर ने कहा, हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो और बाहर से दरवाजा बंद कर गया हो, तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो। लेकिन भारती ने कहा कि उसे और भी जगह काम करने जाना है, देर हो जाएगी। आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल लूंगी। नूपुर बालकनी में आई और चाबी नीचे फेंक दी। साथ ही कहा कि शायद दरवाजा लॉक नहीं है, सिर्फ कुंडी लगी हो। भारती ने चेक किया, सच में दरवाजा लॉक नहीं था, सिर्फ कुंडी लगी थी। चाबी देने के बाद नूपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। कुछ रिंग होने के बाद फोन कट गया, फिर मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। वह फोन दोबारा कभी ऑन नहीं हुआ। उसी दौरान राजेश तलवार भी सोकर उठ चुके थे। जैसे ही वह हॉल में आए, उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी एक स्कॉच विस्की की खाली बोतल पर पड़ी, जिस पर खून के निशान थे। राजेश चौंक गए। उन्होंने नूपुर से पूछा, यह बोतल यहाँ किसने रखी? नूपुर ने कहा, एक बार आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से खोला जा सकता था। अक्सर नूपुर रात में वह दरवाजा बाहर से लॉक कर देती थी, लेकिन इस समय दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राजेश जैसे ही अंदर गए, दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरुषि बिस्तर पर पड़ी थी, चारों तरफ खून, गले पर गहरा घाव। राजेश चिल्लाने लगे। नूपुर दौड़कर अंदर आई और सदमे में चुप हो गई। तभी भारती भी अंदर आ चुकी थी। नूपुर भारती से लिपटकर रोने लगी और कंबल हटाकर आरुषि का गला दिखाते हुए कहा, देखो क्या हो गया, हेमराज ने यह क्या कर दिया। राजेश और नूपुर ने भारती से कहा कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की है और वह भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की और पूछा कि क्या किसी को बुलाकर लाया जाए। नूपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारती भागते हुए बाहर गई और जलवायु विहार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आरुषि की हत्या के बारे में बताया। खबर सुनते ही लोग घर में जमा होने लगे। इसी बीच किसी ने सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह से कहा कि पुलिस को फोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे और 5 से 6 लोग राजेश तथा नूपुर तलवार के कमरे में थे। आरुषि के कमरे में उस समय कोई नहीं था। पुलिस के पहुंचते ही राजेश तलवार ने कहा, घर का नौकर हेमराज ही आरुषि की हत्या करके भागा है, उसे जल्दी से पकड़िए। हेमराज सच में गायब था, इसलिए पुलिस ने एक थ्योरी बना ली। शराब पीकर वह आरुषि के कमरे में गया, जबरदस्ती की कोशिश की, विरोध होने पर हत्या की और भाग गया। इसी आधार पर पुलिस ने हेमराज पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। एक टीम नेपाल में उसके गांव के लिए भी रवाना कर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लगभग 8:30 पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद लगभग 1 बजे शव घर लाया गया और करीब 4 बजे अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया गया। बाद में पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश तलवार अंतिम संस्कार जल्द करना चाहते थे, जबकि उनका कहना था कि बड़े बुजुर्गों की सलाह थी।
लाश मिलने से लेकर अंतिम संस्कार तक घर में इतने लोग आ जा चुके थे कि पूरा क्राइम सीन तहस नहस हो गया। पुलिस ने भी उसे सुरक्षित रखने में सख्ती नहीं दिखाई। विशेषज्ञों के अनुसार इस लापरवाही में बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो गए। बेडशीट और अन्य चीजें फॉरेंसिक लैब भेजी गईं। दीवारों और व्हिस्की की बोतल से खून के नमूने लिए गए। घर से कई फिंगरप्रिंट भी उठाए गए। जांच के दौरान पुलिस की नजर ऊपर जाती सीढ़ियों पर पड़ी, जहां कई जगह खून के निशान थे। फर्श पर भी खून के धब्बे दिखाई दिए। इन निशानों का पीछा करते हुए पुलिस छत की ओर बढ़ी, लेकिन वहां जाने वाला दरवाजा बंद मिला। एक पुलिस वाले ने राजेश तलवार से छत की चाबी मांगी। पुलिस के अनुसार राजेश अंदर चले गए और काफी देर बाहर नहीं आए। जब दोबारा चाबी मांगी गई तो राजेश भड़क गए और बोले, आप छत पर जाने में समय बर्बाद कर रहे हैं, उधर कातिल भाग जाएगा। राजेश की बात सुनकर पुलिस ने उस समय छत पर जाने का इरादा ही बदल दिया और हेमराज को खोजने की कोशिश में काफी तेजी हो गई। उधर 17 मई 2008 को राजेश और नूपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि तलवार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गए। इधर 17 मई को भी पुलिस वालों का घर में आना जाना और जांच का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच घर में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम आए। वो क्राइम सीन का मुआयना करने जांच दल में शामिल एक पुलिस वाले की रिक्वेस्ट पर आए थे। जबकि के गौतम ने भी छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर खून के धब्बे देखे तो उन्होंने भी छत की चाबी खोजी। चाबी नहीं मिली तो आखिर में ताला तोड़ने का फैसला किया गया। सुबह के लगभग 10:30 पर छत पर जाने वाले दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। जांच अधिकारी छत पर गए। यहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। इस लाश के गले पर भी ठीक वैसे ही निशान थे जैसे निशान आरुषि के गले पर थे। लाश देखते ही पुलिस वालों ने उस समय घर में मौजूद राजेश तलवार के भाई को बुलाकर लाश की पहचान करने को कहा, लेकिन वो नहीं पहचान पाए कि ये लाश किसकी है। इसके बाद हरिद्वार के लिए निकले राजेश और नूपुर तलवार को भी फोन किया गया और तुरंत वापस आने को कहा गया। वापस आकर राजेश तलवार भी उस शव को नहीं पहचान पाए। जब पुलिस वालों ने बताया कि यह हेमराज का शव हो सकता है, तब राजेश ने कहा कि वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते। इसके बाद हेमराज के कुछ दोस्तों को बुलाया गया और उन्होंने पहली नजर में कंफर्म कर दिया कि यह शव हेमराज का ही है। मतलब जिस हेमराज को अब तक आरुषि का कातिल मानकर पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी लाश छत पर पड़ी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इन दोनों का कातिल कौन है? जांच कर रही पुलिस की टीम दो हिस्सों में बंट गई। एक टीम ने अपनी थ्योरी के हिसाब से राजेश और नूपुर तलवार को शक के दायरे में लेना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी टीम ने हेमराज के दोस्तों पर शक जताया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। विष्णु शर्मा पहले राजेश तलवार के यहाँ काम करता था, लेकिन छुट्टी पर जाने के बाद उसकी जगह हेमराज को परमानेंट जॉब मिल गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने शक जताया कि शायद नौकरी जाने के कारण उसने हेमराज की हत्या की और यह हत्या आरुषि ने देख ली होगी, इसलिए उसने आरुषि की भी हत्या कर दी। लेकिन जांच में साफ हो गया कि हत्या वाली रात विष्णु शर्मा नेपाल में था। अब तक दो लोगों पर शक गया था, एक की खुद हत्या हो चुकी थी और दूसरा उस रात देश में ही नहीं था। इसी दौरान मीडिया में इस केस को जबरदस्त कवरेज मिलने लगी। कई चैनलों पर आरुषि के माता पिता पर शक जताया जाने लगा। यहीं से पुलिस को नया सस्पेक्ट मिला। 23 मई 2008 को पुलिस ने राजेश और नूपुर तलवार को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद राजेश तलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राजेश तलवार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी जानकारी आरुषि को थी। पुलिस के मुताबिक इसी बात को लेकर घर में तनाव था और इसी वजह से गुस्से में आकर हत्या हुई। बाद में पुलिस ने अपना बयान बदला और अलग थ्योरी रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 जून 2008 को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की तो शक की दिशा बदल गई। अब शक गया राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले कृष्ण पर। जांच में उसके कमरे से खून के निशान वाले सामान मिले। इसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और नार्को टेस्ट कराया गया। नार्को टेस्ट में कृष्ण ने अपने दोस्त राजकुमार का नाम भी लिया। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार को भी हिरासत में ले लिया और फिर उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को टेस्ट किया गया और इन सभी के आधार पर राजकुमार को 27 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरुषि हेमराज कत्ल में दूसरी गिरफ्तारी थी। सीबीआई ने तीसरी गिरफ्तारी 30 जून 2008 को विजय मंडल उर्फ शंभू के रूप में की। विजय मंडल आरुषि तलवार के पड़ोसी पुनीत टंडन के यहाँ काम करता था। अब तक पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। यह काफी हैरान करने वाला इत्तेफाक था कि ये तीनों ही नेपाली मूल के थे और आसपास रहते हुए नोएडा में ही काम कर रहे थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की गई और फिर सीबीआई प्रमुख अरुण कुमार की ओर से 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण कुमार ने दावा किया कि सीबीआई को राजेश तलवार तथा नूपुर तलवार के खिलाफ एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है
जिससे यह साबित हो कि इन्होंने हेमराज या फिर आरुषि की हत्या की हो। 20 जून 2008 को राजेश तलवार का पहला तथा 25 जून को नूपुर तलवार का दूसरा लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, लेकिन राजेश और नूपुर को क्लीन चिट नहीं दी गई। दूसरी तरफ सीबीआई ने यह जानकारी दी कि कृष्ण राजकुमार और विजय मंडल ही फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट हैं। दावा यह भी किया गया कि इन तीनों में से 2 लोगों ने आरुषि और हेमराज की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। कृष्ण, राजकुमार और शंभू से पूछताछ के आधार पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरुषि और हेमराज की हत्या के कुछ संभावित कारण भी बताए। हत्या के प्राइम सस्पेक्ट में से एक राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट तथा नार्को टेस्ट के मुताबिक हत्या वाली रात यानी 15 मई 2008 को हेमराज ने राजकुमार, कृष्ण और मंडल को अपने कमरे में पार्टी के लिए बुलाया था। 8 AM ऐसे दरन में पार्टी। यहाँ चारों बैठकर शराब पीने लगे। यहीं पर एक बार फिर से कृष्ण ने पिछले दिनों राजेश तलवार द्वारा की गई अपनी बेइज्जती के बारे में बात की और कहा कि मैं इसका बदला राजेश तलवार से जरूर लूंगा। राजकुमार के बयान के मुताबिक जब कृष्ण राजेश तलवार के खिलाफ ये बातें कर रहा था तो ये सारी बातें आरुषि ने सुन ली। आरुषि ने कहा कि वह इस बारे में अपने पिता से शिकायत करेगी। इस पर कृष्ण को गुस्सा आ गया और उसने अपने पास रखी कुकड़ी निकालकर आरुषि के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। आरुषि की हत्या करने के बाद कृष्ण भागने लगा। हेमराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस पर कृष्ण का साथ देने के लिए राजकुमार भी उसके साथ आ गया। दोनों हेमराज को खींचते हुए छत पर ले गए और वहां उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद छत से लगे दरवाजे को बंद कर वे छत के रास्ते भाग गए। हत्या के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट कृष्ण के बयान के मुताबिक शराब पीने के बाद कृष्ण और राजकुमार एक साथ आरुषि के कमरे में गए। वहां राजकुमार ने आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। आरुषि ने बचाव में हाथ पैर चलाए। इस पर कृष्ण ने अपनी कुकड़ी निकाली और आरुषि की हत्या कर दी। यह सब हेमराज ने देख लिया था, इसलिए कृष्ण और राजकुमार हेमराज को खींचकर छत पर ले गए और वहीं उसकी हत्या कर दी। यह कृष्ण का पहला बयान था। जब दोबारा उसका नार्को टेस्ट किया गया तो दूसरे बयान में उसने कहा कि शराब पीने के बाद राजकुमार और विजय मंडल आरुषि के कमरे में गए, जहां उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर विजय मंडल ने आरुषि के सिर पर वार किया और फिर राजकुमार ने कुकड़ी से उसकी हत्या की। इसके बाद कृष्ण, राजकुमार और विजय मंडल तीनों हेमराज को छत पर ले गए और उसकी भी हत्या कर दी। तीसरी बार पूछताछ में कृष्ण ने एक और अलग कहानी बताई। उसके अनुसार सबसे पहले राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ गया। उसके पीछे कृष्ण और विजय मंडल भी गए। राजकुमार ने गलत हरकत करने की कोशिश की। विरोध करने पर कृष्ण ने कुकड़ी निकालकर आरुषि का गला रेत दिया। हेमराज ने यह सब देख लिया और कहा कि वह राजेश तलवार को बता देगा। तब तीनों उसे छत पर ले गए और उसकी भी हत्या कर दी। इसी बयानबाजी के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश तलवार को बेल मिल गई और लगभग 50 दिन बाद वे जेल से रिहा हुए। दूसरी तरफ राजकुमार, कृष्ण और विजय मंडल के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई गई। सीबीआई की टीम ने तीनों नौकरों को कातिल मानते हुए जांच जारी रखी। आगे की जांच में कृष्ण के मकान मालिक के जरी ने गवाही दी कि 15 मई की रात कृष्ण उनके ही घर पर था और रात में कई बार उन्होंने उसे घर में देखा। इसी तरह विजय मंडल के मकान मालिक पुनीत टंडन ने भी गवाही दी कि उन्होंने विजय मंडल उर्फ शंभू को 15 मई की रात अपने घर पर ही देखा था और वह कहीं बाहर भी नहीं निकला था। तीसरे प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार की एम्प्लॉयर अनीता दुर्रानी ने गवाही दी कि राजकुमार 15 मई की रात लगभग 12:30 तक उनके घर के अंदर ही था। जलवायु विहार अपार्टमेंट में तैनात लगभग 6 गार्डों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि उस रात राजकुमार, कृष्ण या विजय मंडल में से कोई भी अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इन तीनों में से किसी के भी डीएनए सैंपल राजेश तलवार के घर से बरामद चीजों से मैच नहीं हुए। इतना ही नहीं, इन तीनों के फिंगरप्रिंट भी घर में कहीं नहीं मिले। इसके अलावा सीबीआई टीम ने कृष्ण के पास से जो कुकड़ी बरामद की थी और जिस पर खून होने का दावा किया गया था, वह खून इंसानों का था ही नहीं। मामला और आगे बढ़ा तो यह दावा सामने आया कि सीबीआई टीम ने दबाव डालकर इन तीनों नौकरों से आरुषि और हेमराज की हत्या कबूल करवाने की कोशिश की थी। नार्को टेस्ट में जो बातें कही गईं, कथित तौर पर वे पहले से उनके दिमाग में बैठाई गई कहानी थी। जांच चल ही रही थी कि सितंबर 2008 में इस केस की जांच कर रही पुरानी सीबीआई टीम को हटाकर नई टीम बना दी गई। पुरानी टीम जिन तीनों को प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, उन्हें सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद विजय मंडल ने दावा किया कि सीबीआई ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक यातना की। नई टीम का गठन एसपी नीलम किशोर के नेतृत्व में हुआ। नई जांच की शुरुआत पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ से हुई। डॉक्टर सुनील दोहरा और डॉक्टर नरेश राज ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान आरुषि का हाइमन क्षतिग्रस्त था और ऐसा लगा कि मृत्यु के बाद प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया गया था। दूसरी ओर
डॉक्टर नरेश राज ने कहा कि हेमराज की स्थिति इस ओर इशारा कर रही थी कि वह अंतिम समय में यौन क्रिया में शामिल था। अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया गया। नई सीबीआई टीम ने दावा किया कि हत्या के बाद कमरे की स्थिति को बदला गया था। यह भी सामने आया कि पोस्टमार्टम के समय राजेश तलवार ने एक रिश्तेदार के जरिए डॉक्टरों तक फोन पहुंचवाया। कथित रूप से यह कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी यौन संबंध या सीमेन का जिक्र न किया जाए। सीबीआई ने आरुषि के सिर की चोट का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया कि चोट गोल्फ क्लब से की गई हो सकती है, क्योंकि घाव त्रिकोणीय आकार का था। घर से गोल्फ क्लब का सेट भी बरामद हुआ। दावा किया गया कि गोल्फ क्लब नंबर 5 से वार किया गया, हालांकि उस पर खून या डीएनए के सबूत नहीं मिले। विशेषज्ञों ने कहा कि एक क्लब हाल ही में साफ किया गया प्रतीत होता है। इसके बाद सीबीआई ने जांच आगे बढ़ाई और 18 से 19 मई 2010 के बीच फिर से राजेश तलवार से पूछताछ की। लंबी जांच के बाद भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। अंततः 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस रिपोर्ट में नौकरों को बेगुनाह बताया गया। अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि हेमराज का कत्ल आरुषि के कमरे में हुआ था। हेमराज के ब्लड सैंपल भी कहीं भी आरुषि के कमरे में नहीं मिले। इसके अलावा राजेश या नूपुर के कपड़ों से भी हेमराज के सैंपल नहीं मिले। सीबीआई टीम को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी कभी नहीं मिले। हालांकि रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि जैसा कट आरुषि और हेमराज के गले पर था, उसे देखते हुए लग रहा था कि यह किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से ही किया है। चूंकि दो राजेश तलवार और नूपुर डॉक्टर द एसएमएस संभावना जताई गई कि उन्होंने ही सर्जिकल ब्लेड से इन दोनों का गला काटा है। राजेश और नूपुर की बेगुनाही की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि किचन में जो शराब की बोतल राखी थी, उसे पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले और जो खून के निशान उसे बोतल पर दिए, वो ना तो पहले के 3 प्राइम सस्पेक्ट से मैच हुए और ना ही राजेश और नूपुर के सैंपल से मैच हुआ। इसके अलावा पूरे केस में हत्या के क्लियर कट मोटिव का भी पता नहीं चल पाया। इन सभी के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील की। केस बंद करने की बात तो ठीक थी, मगर इस क्लोजिंग रिपोर्ट में राजेश तलवार पर जो उंगली उठाई गई थी, उससे राजेश तलवार खुश नहीं थे और वो खुद पर की गई सीबीआई की टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। राजेश तलवार को यह कदम कुछ हद तक उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि वो कोर्ट में बेगुनाह साबित होने गए थे, मगर वहां वह उल्टा फंस गए और एक बार फिर से किसकी जांच शुरू हुई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलकर राजेश और नूपुर तलवार पर ही मामला दर्ज करते हुए फिर से जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट का मानना था कि राजेश और नूपुर तलवार पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब इस नई जांच के बाद सीबीआई के एडिशनल पीसीएल ने आरुषि हेमराज हत्या की नई थ्योरी पेश की। सीबीआई के मुताबिक 15 से 16 मई की रात राजेश तलवार जब अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आए और हेमराज के कमरे की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि आवाज तो आरुषि के कमरे से आ रही है। इसी के बाद उन्होंने हेमराज के कमरे में रखी एक गोल्फ स्टिक अपने हाथ में ली और दौड़ते हुए आरुषि के कमरे में पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज एक साथ बिस्तर पर हैं। सीबीआई ने इसे ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन के तौर पर डिस्क्राइब किया। हेमराज और आरुषि को इस हालत में देखकर राजेश तलवार बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से गोल्फ स्टिक हेमराज के सिर पर दे मारी। पहली बार लगते ही हेमराज लड़खड़ा गया। अगले ही पल जब राजेश तलवार ने दूसरी बार गोल्फ स्टिक चलाई, तब तक हेमराज नीचे गिर गया और वही स्टिक गलती से आरुषि के सिर पर भी जा लगी, क्योंकि दोनों के सिर पर काफी तेज वार किया गया। उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज मर चुके हैं। यहाँ पर नूपुर तलवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पति का साथ दिया। पहले हेमराज के शव को एक चादर में लपेटा और ले जाकर छत पर रख दिया। यहीं पर हेमराज के गले को सर्जिकल ब्लेड से काट दिया और छत के दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद वे नीचे आए, जहां उन्होंने आरुषि के गले को भी काट दिया ताकि इसे हत्या का रूप दिया जा सके। कथित तौर पर नूपुर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया, कपड़े ठीक किए और फिर राजेश ने आरुषि का गला काटा। इसके बाद राजेश और नूपुर ने मिलकर खून के निशान मिटाने शुरू किए। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई गोल्फ स्टिक को छुपाया और सभी संभावित सबूत हटा दिए। फिर राजेश तलवार अपने कमरे से बाहर निकले और घर में दाखिल होने वाले दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और हेमराज के कमरे के रास्ते फिर से घर के अंदर चले गए ताकि सुबह यह बताया जा सके कि दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद राजेश तलवार ने स्कॉच व्हिस्की पी और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह मेड आई और सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ता चला गया।
सीबीआई द्वारा पेश किए गए सर्कमस्टेंशियल सबूतों को कोर्ट ने सही मानते हुए 25 नवंबर 2013 को राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि तथा हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़, जांच को गलत दिशा में ले जाने और गलत एफआईआर दर्ज करवाने का भी दोषी पाया गया। 26 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद जनवरी 2014 में राजेश और नूपुर तलवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए दोनों को आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि सीबीआई सही तरीके से जांच करने में असफल रही और केवल अपनी बनाई हुई थ्योरी के आधार पर राजेश और नूपुर तलवार को दोषी करार दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजेश और नूपुर तलवार जेल से बाहर आ गए। वैसे 8 मार्च 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब आरुषि तलवार के पिता राजेश तलवार तथा नूपुर तलवार इस केस में पीड़ित हैं या फिर गवाह हैं या फिर हत्यारे हैं, यह तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर वर्षों पहले सवालों के साथ ही केस शुरू हुआ था और आज भी वही सवाल बना हुआ है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए हम इस पूरे मामले पर कोई भी अंतिम टिप्पणी नहीं देंगे। इस केस का सच जो भी है वह बाहर आना चाहिए और आरुषि तथा हेमराज को इंसाफ मिलना ही चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही किंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।